नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी2 डीआरडीओ एनपीसीआईएल सेल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। हमने दोस्तों एक ही वीडियो में सारे टॉपिक को क्लियर किया है, सभी टॉपिक से प्रश्न लिए हैं जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए, जैसा कि आज का हमारा प्रश्न दिया गया है, वैद्युत आग बुझाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक उपयुक्त है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, हम इसमें देख लेते हैं और कौन कौन से अग्निशामक इसमें प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि दोस्तों, वैद्युत आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है और वैद्युत आग बुझाने वाले कुछ महत्वपूर्ण अग्निशामक जैसे कि दिए गए हैं: जल युक्त अग्निशामक बुझाने का यंत्र और फोम टाइप अग्नि बुझाने का यंत्र और शुष्क फाउंडर टाइप अग्नि बुझाने का यंत्र और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड टाइप अग्नि बुझाने का यंत्र और कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप अग्नि बुझाने का यंत्र दिया गया है और रेत से भरी बाल्टी, ये सारे इसके उदाहरण हैं। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि विद्युत आग में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, हेलॉन या सीटीसी वाले अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, विद्युत आग हेलॉन सीटीसी वाले अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के यंत्र में कार्बन टेट्राक्लोराइड अथवा ब्रोमोक्लोरोडाई फ्लोरोमेथेन, जो कि बीएफसी नामक द्रव वायु दाब के साथ भरा हुआ होता है। इस यंत्र का उपयोग सामान्यतः सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए किया जाता है और उपयुक्त द्रव जलती हुई वस्तु को ढक लेता है और उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई को रोककर तुरंत आग को बुझा देता है। इस प्रकार के अग्नि बुझाने वाले विशेष तौर पर विद्युत उपकरण प्रयोग करने के लिए उपयुक्त एवं सुरक्षित होते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, विद्युत कार्य के लिए किस तरह के जूतों का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मोटे रबड़ सोल वाले चमड़े के जूतों का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि इसमें हम देखते हैं, रबड़ जो है विद्युत रोधक है और विद्युत का शॉक से बचाता है, यानी विद्युत झटके से बचाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, माइक्रोमीटर का प्रयोग करने से पूर्व राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि तीनों कार्य कर लेना चाहिए। जैसे कि हाथों को भली प्रकार से साफ कर लेना चाहिए और माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि को समायोजित कर लेना चाहिए और माइक्रोमीटर को कपड़े से साफ कर लेना चाहिए। ये सारे कार्य कर लेने चाहिए। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फीलर गेज, इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों इसमें हम देखते हैं, फीलर गेज द्वारा एक एयर गैप विड्थ मापा जाता है। फीलर गेज अभियांत्रिक में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, जो दो पार्ट के बीच क्लीयरेंस को मापता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, छोटे तार और केबल को जब वे टर्मिनल के बहुत समीप होते हैं काटने के लिए जिस टूल का प्रयोग करते हैं वह कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, तिरछा काट प्लायर कहलाता है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, काटने के लिए तिरछा काट प्लायर का प्रयोग करते हैं और यह जो है 15 सेंटीमीटर लंबा इंसुलेटेड दस्ते वाला लंबी व चपटी चोंच वाला होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सॉकेट के शुंडाकार संयुक्त बर्मा के अपनयन या निकालने के लिए आप कौन से औजार का प्रयोग करेंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ड्रिफ्ट का प्रयोग करेंगे। जैसा कि दोस्तों हम इसमें देखते हैं, ड्रिफ्ट
औजार एक हस्त चालित औजार है, जैसे कि पाना है, रिंच है एवं स्पैनर आदि, या सॉकेट के से शुंडाकार शंख बर्मा निकालने में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि त्रिकला डेल्टा संबंधन में लाइन वोल्टा डैश डैश है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि कला वोल्टा के समान यानी फेज वोल्टेज के समान होता है। चलिए, जैसा कि हम इसमें देखते हैं, त्रिकला डेल्टा संबंध में लाइन वोल्टा कला वोल्टा के समान होती है तथा लाइन धारा फेज धारा की √3 गुना होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, 3 संधारित्र की धारिता का अनुपात 1:2:3 है और उसके आर पार वोल्टा अनुपात जो है 3:2:1 है, तो संधारित्रों में ऊर्जा भंडारण अनुपात कितना होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 9:8:3 होगा, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर हर एक का निकाल लिएगा। इसका फार्मूला होता है 1/2 CB² होता है। दोस्तों सभी का निकाल लेंगे एक एक करके तीनों का, फिर इसका अनुपात आ जाएगा आपका। चलिए, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और जो सवाल आपको मिले उनको आप अपने आप से खुद से सॉल्व करें, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप एग्ज़ाम हॉल में भी ऐसा कर सकते हैं। जैसा कि निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम चालकता होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चांदी सबसे अच्छा चालक होता है और इसमें उच्चतम चालकता होती है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, चांदी की जो है चालकता 6.30 × 10⁻⁷ होती है इसकी चालकता, और तांबे की देख सकते हैं 5.96 × 10⁻7 होती है, और सोना का होता है 4.11 × 10⁻7। एल्युमिनियम का जो है 3.5 × 10⁻7, और लोहा का जो है 1 × 10⁻7 होता है, जो कि देख सकते हैं ये 20 डिग्री सेल्सियस पर होते हैं। दोस्तों ये मान कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, आप इन्हें चाहे तो याद कर सकते हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगला प्रश्न, किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पॉलीविनाइल क्लोराइड प्रयोग किया जाता है। जैसा कि दोस्तों इसमें पॉलीविनाइल क्लोराइड एक अच्छा विद्युत रोधी होता है। यह रबर की अपेक्षा अधिक टिकाऊ होता है। आजकल PVC का प्रयोग अधिक मात्रा में होता है। अगला प्रश्न, यह केबल जिसको अर्थ करना आवश्यक है कौन सी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लेड सीथेट केबल होती है। जैसा कि दोस्तों यह रासायनिक उद्योग एवं अन्य मशीनों की वैद्युतिक वायरिंग के लिए किया जाता है इस केबल को। अगला प्रश्न, रासायनिक उद्योगों एवं अन्य भारी मशीनों को बिजली की सप्लाई करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी केबल है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेड सीथेट केबल होती है। चलिए, जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, उच्च वोल्टा केबलों को कवचित करने हेतु प्रयुक्त पदार्थ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इस्पात होता है। जैसे कि दोस्तों इसमें हाई वोल्टेज केबल को कवचित करने के प्रयुक्त पदार्थ इस्पात होता है, और यह बेडिंग यानी संस्तरण के ऊपर तथा सर्विंग के नीचे होता है। यह बेडिंग की सुरक्षा हेतु उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, केबल के विद्युत रोधक पदार्थ में क्या गुण होना चाहिए? राइट आंसर दोस्तों इसमें अति अवरोधकता होनी चाहिए, निम्न विद्युतशीलता होनी चाहिए, उच्च परावैद्युत शक्ति होनी चाहिए। जैसा कि दोस्तों हम इसमें देखते हैं, केबल का विद्युत रोधक नमी मुक्त होना चाहिए, नमी के कारण इनका परावैद्युत सामर्थ्य कम हो जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, ओवरहेड टेलीफोन लाइन निम्नलिखित की बनी होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, स्टील की तार की बनी होती है। चलिए, अगला प्रश्न आपका, जैसा कि डिस्ट धारा के मामले में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, धारा का परिमाण एवं दिशा स्थिर रहते हैं, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि दोस्तों इसमें डायग्राम द्वारा आप समझ सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि दोस्तों AC जो होता है वो इस प्रकार का होता है, जो कि DC सीधा सीधा होता है। चलिए, जैसा कि आपको अगला प्रश्न दिया गया है, जो निम्नलिखित में से एक श्रृंखला परिपथ के समान रहता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, धारा इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों इसमें देख सकते हैं, श्रेणी परिपथ में हमेशा धारा का मान समान रहता है, तथा इस परिपथ में जुड़े प्रत्येक अवयव में वोल्टापात भिन्न भिन्न होगा।
जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, इसके फार्मूले भी आप देख सकते हैं, आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो इसे देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, इसमें ये दिया गया है, इफ़ दी वोल्टेज ड्रॉप क्रॉस इंडिविजुअल रजिस्टर R1 R2 और R3 कनेक्टेड टू बैटरी आर 10 वोल्ट और 20 वोल्ट और 30 वोल्ट रिस्पेक्टिव, देन दी टोटल बैटरी वोल्टेज। दोस्तों इसकी टोटल मान लो इसका वोल्टेज निकालना है, ये पूरे रजिस्टेंस दिए गए हैं और इसका वोल्टेज निकालना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर पूरा रजिस्टर जोड़ लेंगे, यानी पूरा प्रतिरोध जोड़ लेंगे और इसका जो वोल्टेज है, जैसे कि दोस्तों इसमें समांतर में वोल्टेज जो है पूरा समान होता है, इसे ऐसे जोड़ लेंगे तो आपका 60 वोल्ट राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जैसे कि फ्यूज की करंट रेटिंग ऑपरेटिंग तापमान डैश डैश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा कि दोस्तों इसमें फ्यूज की धारा रेटिंग फ्यूज अवयव तार की उच्चतम कार्यकारी धारा होती है, जिस पर फ्यूज तार सफलतापूर्वक कार्य करता है। उच्चतम धारा के आधार पर एक धारा ही फ्यूज को डिजाइन किया जाता है, यानी दोस्तों उच्चतम धारा के आधार पर ही फ्यूज को डिजाइन करते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा फ्यूज आयल सर्किट ब्रेकर के विकल्प के रूप में काम करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मेटल चढ़ा हुआ तेल में डूबा हुआ फ्यूज, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मैग्नीट्यूड रिले डैश डैश भी कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इंडक्शन रिले कहते हैं। चलिए जैसा कि यहाँ पर दिया गया, इंडक्शन रिले में एक धातु की कप या प्याला प्रत्यावर्ती विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित रहती है और भंवर धाराओं द्वारा धातु की डिस्क अथवा कप के घूर्णन बला घूर्ण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा इंडक्शन टाइप रिले का उदाहरण नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए रिलैक्सेशन पोल रिले, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों इसमें हम देखते हैं, इंडक्शन रिले में भंवर धाराओं द्वारा धातु की डिस्क में घूर्णन बला घूर्ण उत्पन्न होता है। उदाहरण शेडेड पोल, जैसे उदाहरण में शेडेड पोल रिले और इंडक्शन कप रिले, वाट आवर मीटर रिले इत्यादि। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि प्राथमिक सेल में ध्रुवण को किससे हटाया जा सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सेल के इलेक्ट्रोड का लेपन करके इसे हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न, सीसा अम्ल बैटरी को विसर्जित अवस्था में ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, वरना राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्लेट सल्फेटीकरण होंगे, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों हम इसमें देखते हैं, सीसा अम्ल बैटरी को विसर्जित अवस्था में ज़्यादा समय तक रखने पर इसकी प्लेटें सल्फेटीकरण हो जाती हैं, जिससे पुनः चार्जिंग करने में समस्या उत्पन्न होती है। चार्जिंग अवस्था में ईएमएफ 2.1 वोल्ट प्रति सेल तथा डिस्चार्जिंग अवस्था में 1.8 वोल्ट प्रति सेल होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का उद्विकास डैश डैश उत्पन्न होने वाली एक संभावित समस्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सीसा अम्ल बैटरियाँ, यानी लेड एसिड बैटरियाँ, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लेड एसिड सेल की तुलना में निकिल लोहा सेल का क्या लाभ होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसमें कम रखरखाव की ज़रूरत होती है। जैसा कि दोस्तों हम इसमें देखते हैं, सीसा अम्ल की दक्षता 90 से 95% तक तथा निकिल लौह सेल की दक्षता 72 से 80% तक होती है। सीसा अम्ल यानी लेड एसिड सेल का मूल्य कम तथा निकिल लौह सेल का मूल्य अधिक होता है, और सीसा अम्ल यानी लेड एसिड सेल का ईएमएफ चार्जिंग के दौरान 2.1 वोल्ट तथा निकिल लौह सेल का ईएमएफ 1.2 वोल्ट होता है। अगला प्रश्न, जैसा कि एक सेल की क्षमता को कैसे मापते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए डिस्चार्ज धारा और डिस्चार्ज टाइम, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि अगला प्रश्न है, जैसा कि देख सकते हैं, जब एक चालक में धारा बढ़ती है तो लेंज के नियम बताता है कि वह स्वप्रेरित वोल्टता। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बढ़ने वाली धारा के विपरीत धारा उत्पन्न करेगा, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों हम इसमें देखते हैं,
ये लेंज का नियम है। जैसे कि जब एक चालक में धारा बढ़ती है तो लेंज के नियमानुसार बढ़ने वाली धारा के विपरीत धारा उत्पन्न होती है जो चालक पर लागू धारा का विरोध करती है। अर्थात लेंज के नियम कहता है कि धारा जिसके कारण उत्पन्न होती है उसी का कारण का विरोध करती है। यह नियम दोस्तों 1833 ईस्वी में हेनरिक लेंज ने दिया था और इन्हीं के नाम पर लेंज का नियम बन गया। चलिए, जैसा कि धारावाही कुंडलियों में ऊर्जा निम्नलिखित रूप में संग्रहित होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय क्षेत्र इसका राइट आंसर है। जब किसी धारावाही कुंडली को प्रत्यावर्तित विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं तो उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसके कारण इस कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है। जैसे कि देख सकते हैं आपका अगला प्रश्न है, इसमें लोहे के क्रोड वाले सोलेनॉइड की आकर्षण शक्ति होती है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि वायु के क्रोड वाले सोलेनॉइड से अधिक, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि हम इसमें देखते हैं लोहे के क्रोड वाले सोलेनॉइड की आकर्षण शक्ति वायु क्रोड वाले सोलेनॉइड से अधिक होती है क्योंकि लौह क्रोड की चुंबकशीलता वायु क्रोड से अधिक होती है। अगला प्रश्न, चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वेबर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है। जैसा कि देख सकते हैं आप, जैसे कि इसमें रूप गुणक डैश डैश का अनुपात है, इसका राइट आंसर है दोस्तों जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि आरएमएस मान से औसत मान, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों इसमें रूप गुणक बराबर होता है आरएमएस मान अपान औसत मान, और इसका मान रूप गुणक का मान जो होता है 1.11 होता है। यहाँ पर इसका मान रख देंगे तो आपका आ जाएगा। जैसा कि दोस्तों इसमें श्रृंग यानी शीर्ष गुणक यहाँ पर इतना निकाला गया 1.414 इतना होता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर इसका मान रख के यहाँ पर हल किया गया, आप इसे समझ सकते हैं। चलिए, आरएमएस मान औसत मान ये पूरा जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, शुद्ध साइन तरंग संकेतों का आकृति गुणांक है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि 1.11 इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर शुद्ध साइन तरंग और फॉर्म फैक्टर का मान दिया गया है और यहाँ पर हल कर लिया गया। हल जैसा कि किया गया, यहाँ पर इसका मान आ गया 1.11 इसका राइट आंसर आ गया। फॉर्म फैक्टर बराबर इतना होता है दोस्तों, आप इसे याद कर सकते हैं, इतना ही होता है। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यदि विद्युत प्रवाह व वोल्टेज 90 डिग्री से फेज बाहर है तो पावर होगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 0 होगी, ये इसका सही उत्तर होगा। क्योंकि दोस्तों एक्टिव पावर बराबर जो पावर बराबर वी आई कास फाई होता है, जिसमें कास 90 डिग्री का मान 0 होता है, इसलिए सक्रिय शक्ति 0 हो जाएगी। अगला प्रश्न आपका, एक संतुलित 3 कली प्रदाय प्रणाली में न्यूट्रल करंट का समान है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 0 के, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों क्योंकि अगर परिपथ में संतुलित नहीं होता है तो न्यूट्रल में धारा का प्रवाह होता है, लेकिन यह पर कहा गया है कि परिपथ संतुलित है। दोस्तों यहाँ पर ये दिया गया है कि यहाँ पर ये परिपथ संतुलित है और 3 फेज बैलेंस परिपथ में केवल यानी लाइव तार यानी दोस्तों जो फेज तार होती है उसमें धारा का प्रवाह होता है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि एक कुंडली का प्रतिरोध 60 ओम है और प्रेरकत्व प्रतिघात 80 ओम है, तो इसे 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रदाय यानी सप्लाई से जोड़ा जाए तो कुंडली का शक्ति गुणांक होगा। दोस्तों सिंपल सा फार्मूला होता है, आप उस फार्मूले पर रख कर हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.6 जो कि सही उत्तर हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों हम आपको फार्मूला बता देते हैं, यहाँ पर आर बराबर दिया गया, एक्सएल बराबर वी बराबर और एफ बराबर cos फाई हमें निकालना है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर ये फार्मूला हुआ और जैसा कि ये फार्मूला हुआ, इस फार्मूले पर पूरा मान रखेंगे तो आपका मान निकल कर आ जाएगा 0.6 जो कि सही उत्तर होगा। दोस्तों कैलकुलेशन कर लेना। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, वैद्युत परिपथों में डायोड का प्रयोग निम्नलिखित के रूप में किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर के रूप में करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम इसमें देख सकते हैं
जो वैद्युत परिपथ में डायोड का प्रयोग दृष्टिकारी के रूप में किया जाता है तथा डायोड एसी से डीसी धारा प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम अर्धचालक पदार्थ से बनाया जाता है। यह एसी धारा के आधे चक्र में चालक की तरह कार्य करती है तथा आधे चक्र में कुचालक की तरह कार्य करती है। अर्धचालक की संयोजकता जो है 4 होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जब शुद्ध अर्धचालक गर्म किया जाता है तो प्रतिरोध। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी कम हो जाता है, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, अर्धचालक की प्रतिरोधकता धातु व कुचालकों के मध्य होती है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता तापमान पर अधिक निर्भर होती है, अर्थात अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। कुचालकों का भी प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है, जबकि चालक पदार्थों का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि कौन सा डायोड विपरीत अभिनत में भी धारा प्रवाह को अनुमति देता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि जेनर डायोड इसका राइट आंसर है। दोस्तों, जो यह एक प्रकार का पीएन जंक्शन डायोड होता है और यह रिवर्स बायस में किसी निर्दिष्ट वोल्टेज पर ब्रेकडाउन क्षेत्र में प्रचलित किया जाता है। यह पीएन जंक्शन के उत्क्रम यानी रिवर्स अभिलक्षण पर प्रदर्शित किए जाने वाले जीनर ब्रेकडाउन क्षेत्र का प्रयोग करके बनाया जाता है। इस जीनर डायोड का प्रयोग डीसी वोल्टेज को नियत रखने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी का आउटपुट है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि डीसी स्पंदित, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, अर्ध तरंग दृष्टिकारी का निर्गत पल्सेटिंग डीसी होता है। इसमें जब तक डायोड अग्र बायस होता है तो आउटपुट प्राप्त होता है तथा पश्च बायस में आउटपुट नहीं देता है, जिससे कि पल्सेटिंग आउटपुट प्राप्त होता है। जैसा कि दोस्तों आप डायग्राम द्वारा समझ सकते हैं, जैसा कि दिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं, फिल्टर सर्किट में इंडक्टर का कार्य होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एसी और डीसी इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, फिल्टर सर्किट द्वारा रेक्टिफायर से प्राप्त डीसी में उपस्थित हार्मोनिक्स को अलग करके नियत डीसी आउटपुट प्राप्त किया जाता है। इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात एक्सएल बराबर 2πfl होता है और डीसी के लिए जो है एफ बराबर 0। दोस्तों यहाँ पर पूरा मान रखेंगे तो एक्सएल बराबर 0, जो कि आपका आ जाएगा। चलिए, जैसे कि गुणा करेंगे तो आपका जीरो ही हो जाएगा। और दोस्तों इसमें हम देखते हैं, इंडक्टर डीसी के लिए शून्य अवरोध और एसी के लिए पर्याप्त अवरोध प्रस्तुत करेगा, अतः इंडक्टर डीसी को पास करेगा और एसी को ब्लॉक करेगा। अगला प्रश्न, एक ट्रांजिस्टर सर्किट की डीसी भार लाइन। राइट आंसर दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, O/P संप्रतीक पर रेखा है इसका सही उत्तर। जैसा कि दोस्तों इसमें हम देख सकते हैं, लोड लाइन को बचाने के लिए संतृप्त धारा और कट ऑफ वोल्टेज को ज्ञात करना होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि देख सकते हैं, एक ट्रांजिस्टर का उत्सर्जक सामान्यतः अत्यधिक मादित किया जाता है क्योंकि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसे आवेश वाहक आपूर्ति करनी होती है, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों इसमें ट्रांजिस्टर का निर्गत प्रतिरोध 50 ओम से अधिक होता है और इसका शक्ति लाभ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में काम होता है। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि देख सकते हैं, अगला एनपीएन ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के संवर्धक क्षेत्र में परिचालन बिंदु का चयन किया जाना चाहिए क्योंकि। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यह O/P को I/P संकेत के पॉजिटिव अर्ध में काट सकता है, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ट्रांजिस्टर में काला बिंदु दर्शाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कलेक्टर बेस को दर्शाता है। जैसा कि ट्रांजिस्टर में काला बिंदु कलेक्टर को दर्शाता है, इन परिपथों में बेस इनपुट टर्मिनल, एमीटर आउटपुट टर्मिनल तथा कलेक्टर कॉमन टर्मिनल होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ग की विद्युत रोधी सामग्री सबसे अधिक तापमान सह सकती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी वर्ग इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, सी वर्ग जो है 180 की विद्युत रोधी सामग्री सबसे अधिक तापमान सह सकती है।
इसके अतिरिक्त माइका, पोर्सलिन, ग्लास, क्वार्ट्ज, एस्बेस्टास तथा सेरेमिक मटेरियल आदि होते हैं। तथा ए वर्ग में जो विद्युत रोधक है 105 होता है, जो कि दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको पूरी टेबल समझाया था। ए में कौन आता है, वाई में कौन आता है, ये सारे आपको बताया था। आप चाहे तो उसे इस वीडियो को देखकर याद कर सकते हैं दोस्तों। ये तो सभी को, ये तो कॉमन बात है, ये तो सभी को आना ही चाहिए। जैसे कि ए में 105 तक ताप तक सफलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं, और बी के कुछ बी में विद्युत रोधक पदार्थ जो है 130 डिग्री सेल्सियस ताप तक सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तथा ई वर्ग के विद्युत रोधी पदार्थ 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर सफलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, वर्ग ए शक्ति प्रवर्धक की अधिकतम दक्षता डैश डैश होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 50% होती है। जैसे कि वर्ग बी की अधिकतम दक्षता जो है 78.5% होती है, और वर्ग सी में प्रवर्धक की दक्षता 85% होती है, 85% से अधिक होती है। अगला प्रश्न, वर्ग बी पावर प्रवर्धक में यानी दोस्तों एम्पलीफायर में दोस्तों जो है डैश डैश अधिकतम दक्षता होगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 78.5% होगी, जो कि दोस्तों ए में देख सकते हैं 50% से कम, और सी में 85% से अधिक। ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, आदर्श प्रवर्धक का शोर गुणांक होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 0 डेसिबल होता है। जैसा कि अगले प्रश्न पर चलते हैं, आपका अगला प्रश्न है, सबसे महंगी कपलिंग निम्न में से कौन सी है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ट्रांसफार्मर कपलिंग इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रायोड क्षेत्र में मॉसफेट VSGS गुण होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी वर्ग समीकरण इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, आपका अगला प्रश्न है, एक फेट में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3 टर्मिनल होते हैं। जैसा कि दोस्तों हम जो 3 टर्मिनल होते हैं देख सकते हैं, ड्रेन, सोर्स, गेट, ये तीनों टर्मिनल होते हैं। चलिए जैसा कि आपका अगला प्रश्न है, जैसा कि दिया गया है, इन्वर्टर का मुख्य कार्य निम्नलिखित को परिवर्तित करना है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी डीसी पावर को परिवर्तित वोल्टेज और आवृत्ति वाली एसी पावर में इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों इसमें हम पूरी जानकारी लेते हैं, इन्वर्टर का मुख्य कार्य डीसी पावर को परिवर्तित वोल्टेज और आवृत्ति वाली एसी पावर में परिवर्तित करना होता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, जब एक लैंप को 3 स्विच द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो बिजली के तारों में स्विच का कौन सा संयोजन उपयोग किया जाता है। राइट आंसर दोस्तों जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्विमार्गी स्विच और एक मध्यवर्ती स्विच इसका प्रयोग किया जाता है। जैसा कि दोस्तों हम इसमें आपको बता देते हैं, जब एक लैंप को 3 स्विच द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो बिजली के तारों में द्विमार्गी स्विच और एक मध्यवर्ती स्विच का यानी दोस्तों इंटरमीडिएट स्विच का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिए गए विकल्पों में से सबसे छोटी तार गेज संख्या की पहचान करें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 40 इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि हम दोस्तों इसमें देखते हैं, जिस तार का गेज जितना अधिक होगा वह तार उतना ही पतला होगा, अर्थात उसका व्यास जो है उतना ही कम होगा। अतः सबसे पतला तार जो प्रश्नानुसार दिया गया है 40 होगा, और जब सबसे मोटा जो तार होगा वो 7 होगा, इसमें से जो दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि भविष्य के संशोधनों के कारण किसी भी विद्युत परिपथ के डिजाइन में कितनी भार वृद्धि व्यवस्था होनी चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 20% इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, किसी स्थापन का विद्युत रोधन प्रतिरोध 50 को डैश की संख्या के विभाजन से प्राप्त परिणाम से कम नहीं होना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी परिपथ के बिंदुओं इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसमें किसी स्थापन का विद्युत रोधन प्रतिरोध परिपथ के बिंदुओं की संख्या से भाग देने पर प्राप्त
परिमाण 50 से कम नहीं होना चाहिए। जैसा कि स्थापन विद्युत रोधन में प्रतिरोध जो है यहाँ पर देख सकते हैं 50 अपन और परिपथ में वो उपभोग बिंदुओं की संख्या, यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो आपका जो आ जाएगा, इसका मान जो है 50 से कम होने पर प्रतिरोध को बढ़ाते या बिंदुओं की संख्या को कम करते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि एक डीसी मशीन में आर्मेचर डेड डैश के अंदर घूर्णन करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी स्थिर स्टेटर इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं मोटर के घूर्णन की दिशा उसकी आर्मेचर कुंडलन या क्षेत्र कुंडलन में धारा की दिशा को बदली जा सकती है, लेकिन दोनों आर्मेचर कुंडलन यानी वाइंडिंग या क्षेत्र कुंडलन की यानी फील्ड वाइंडिंग दिशा एक साथ बदलने पर मोटर पहली वाली दिशा में ही घूमेगी, अर्थात दिशा नहीं बदलेगी। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। जैसा कि अगला प्रश्न है, एक सामान्य डीसी मशीन में कितने मैग्नेटिक पोल होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 4 होते हैं। जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यदि किसी कॉइल का प्रतिरोध 4 ओम है और उससे गुजरने वाली धारा का मान 20 एम्पियर है तो डीसी जनरेटर में उत्पन्न होने वाली ताम्र हानि का मान होगा। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1600 वाट, जो कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मान रखकर निकाल लिया गया, सारा मान दिया गया है और आर्मेचर ताम्र हानि बराबर I² होता है। यहाँ पर पूरा मान रखकर आपको हल कर लेना, 1600 वाट सही उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपका, जैसा कि आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन डीसी जनरेटर रोटर का भाग नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बेस प्लेट नहीं है, जबकि फैन ब्लेड और ब्रश होल्डर और बियरिंग प्लेट होते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि देख सकते हैं डीसी मोटर में गति पर नियंत्रण डेड डैश द्वारा क्षेत्र या आर्मेचर प्रतिरोध का परिवर्तन न करके उपयोग किए गए वोल्टेज को बदल कर प्राप्त किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी प्रयुक्त वोल्टेज में बदलाव इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि इसमें देख सकते हैं यहाँ पर इसका मान दिया गया है दोस्तों, इसका फार्मूला भी दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं, जो कि आपका इसका सही फार्मूला है। अगला प्रश्न, शंट जनरेटर को निम्नलिखित विकल्पों में से किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ऑटोमोबाइल इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों शंट जनरेटर में फ्लक्स का मान लगभग स्थिर होता है और इसलिए शंट जनरेटर का प्रयोग स्थिर वोल्टेज वाले स्थानों के लिए उपयुक्त होता है, जैसा कि ऑटोमोबाइल, बैटरी, आवेशन आदि। विद्युत वाहक बल बराबर जैसे कि दोस्तों V+IA × RA होता है फार्मूला। अगला प्रश्न जनरेटर के लिए, जैसा कि दोस्तों अगला प्रश्न है, यह मोटर जिसमें फील्ड सीरीज वाइंडिंग द्वारा शंट फील्ड वाइंडिंग का विरोध होता है डेड डैश कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी डिफरेंशियल मोटर कहते हैं इसको। जैसा कि दोस्तों हम इसमें देखते हैं कंपाउंड मोटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स शंट फील्ड वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स का विरोध करता है, जिसके कारण उसमें कुल फ्लक्स का मान कम हो जाता है और इसी कारण से इसमें प्रारंभिक बल आघूर्ण का मान भी कम हो जाता है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं φT बराबर देख सकते हैं इसका फार्मूला दिया गया है। चलिए दोस्तों इसका डायग्राम द्वारा भी आप समझ सकते हैं, जो कि डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न जानने से पहले दोस्तों हम आपको कुछ बताना चाहेंगे, जैसे कि दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हम इसको PDF दे देंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि देख सकते हैं करंट ट्रांसफार्मर में प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा हो तब सेकेंडरी परिपथ को राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए खुला नहीं रखा जाता है, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों हम इसमें देखते हैं सीटी की द्वितीय कुंडली को खुला नहीं रखना चाहिए, खुला होने पर द्वितीय कुंडली में अति उच्च उल्टा उत्पन्न होती है जो वहां पर कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए घातक होगी और इसके साथ ट्रांसफार्मर का क्रोड भी अधिक संतृप्त होकर अपना चुंबकीय गुण सदैव के लिए नष्ट कर देगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं वोल्ट मीटर के प्रचालन के लिए विभव ट्रांसफार्मर का प्रयोग उच्च वोल्टेज को निरापद वोल्टेज तक घटाने के लिए किया जाता है। प्राइमरी में फेरों की संख्या होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी में फेरों की संख्या से अधिक इसका सही उत्तर होगा।
जैसा कि दोस्तों विभव ट्रांसफार्मर में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है, और क्योंकि प्राइमरी में टर्नों की संख्या सेकेंडरी में वाइंडिंग से अधिक होती है और प्राइमरी और सेकेंडरी को उच्च विद्युत रोधी पदार्थ द्वारा अलग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि पावर ट्रांसफार्मर की लौह क्रोड में पलटन करने का प्रयोजन निम्नलिखित घटाना होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी भावर धारा हानियाँ इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं भावर धारा हानियाँ का फार्मूला भी देख सकते हैं और इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है, और हिस्टैरिसीस हानि का फार्मूला भी आप देख सकते हैं। चलिए जैसा कि दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 750 वाट और 250 वोल्ट के एक आयरन को 90 मिनट की अवधि के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें होने वाले ऊर्जा की व्यय की गणना कीजिए। दोस्तों सिंपल सा फार्मूला होता है, ऊर्जा व्यय बराबर वाट गुणे घंटा अपान 1000, इसमें भाग दे देंगे इसका मान रख कर, तो दोस्तों आपका जो उत्तर आ जाएगा 1.125 किलो वाट घंटा इसका सही उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि डायनमो प्रकार के मापयंत्रों यानी डायनमो टाइप इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग किसमें इनमें से किसके रूप में किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए वाट मीटर में करते हैं। जैसा कि दोस्तों वाट मीटर का प्रयोग विद्युत शक्ति को मापने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट है डायनमो प्रकार के वाट मीटर का प्रयोग डीसी अथवा एसी इस स्रोत पर समान रूप से किया जा सकता है, और इस यंत्र का पैमाना वाट मीटर के लिए समरूप होता है। अगला प्रश्न, जिस प्रतिरोध वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि होती है उस प्रतिरोध को डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सेंसिटर कहते हैं। जैसा कि दोस्तों तापमान में वृद्धि सेंसिटर का प्रतिरोध एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, अतः इसका प्रतिरोध तापमान गुणांक धनात्मक होता है। इसका प्रतिक्रिया पीटीसी थर्मिस्टर में से तेज होता है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, चल लव प्रकार के मीटर में कुंडली में डेड डैश होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मोटे तार और फेरों की संख्या कम, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि इसमें देख सकते हैं चल लव उपयंत्र एमीटर वोल्ट मीटर जो है डीसी तथा एसी दोनों ही सप्लाई में प्रयोग किए जा सकते हैं, और चल लव प्रकार के उपयंत्रों में वायु घर्षण अवमंदन प्रणाली प्रयोग की जाती है। इस यंत्र का पैमाना समरूप नहीं होता है। अगला प्रश्न है, जैसे कि डेड डैश एक डिजिटल ट्रांसड्यूसर है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए एनकोडर इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों हम इसमें देखते हैं एनकोडर एक ऐसा लॉजिक परिपथ है जो प्रत्येक इनपुट सिग्नल को उचित कोड जैसे बाइनरी बीसीडी आदि का आउटपुट सिग्नल में परिवर्तित करता है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, जैसे कि देख सकते हैं अगला प्रश्न, जब किसी क्रिस्टल के पार लगाया हुआ बल एक छोटी वोल्टता उत्पादित करवाता है तो क्रिस्टल डेड डैश प्रभाव दर्शाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए फोटो इलेक्ट्रिक इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों हम इसमें बात करते हैं, जब किसी क्रिस्टल के पार लगाए हुआ बल एक छोटी वोल्टता उत्पादित करवाता है तो क्रिस्टल फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव दर्शाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, जैसे कि देख सकते हैं आपका अगला प्रश्न है, स्ट्रेन गेज एक पैसिव ट्रांसड्यूसर है और यह बतलाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक विस्थापन को प्रतिरोध परिवर्तन में इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों इसमें हम देखते हैं स्ट्रेन गेज इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि किसी चालक या अर्धचालक प्रतिरोध उस पर विकृति यानी विरूपण लगाने पर बदल जाता है, और विकृति के साथ प्रतिरोध परिवर्तन के गुण का उपयोग विस्थापन बल व दाब मापन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, 3 फेज प्रेरण मोटर के साथ स्टेटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करते समय स्टार्टर के प्रतिरोधों को ऐसा रखा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अधिकतम इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों हम इसमें देखते हैं 3 फेज प्रेरण मोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर के साथ स्टेटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करते समय प्रारंभ में धारा के प्रतिरोध को अधिकतम रखा जाता है। गति नियंत्रण की इस विधि में मोटर के स्टेटर में रियोस्टेट की सहायता से प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। फलस्वरूप सप्लाई वोल्टेज का मान कम हो जाता है और वोल्टेज के कम होने से मोटर में उत्पन्न बल आघूर्ण कम हो जाता है।
दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों आपकी परीक्षाएं काफ़ी नज़दीक है, जो कि डीआरडीओ के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। और जो यूपीपीसीएल का होने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए भी दोस्तों ये काफ़ी कक्षाएं जो चल रही हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज इसमें चल रही है। दोस्तों डीआरडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, और जितना चाहे आप यहाँ से जोर लगा सकते हैं। जो दोस्तों इस समय जो मेहनत करेगा वो बाद में मान लो उसका सिलेक्शन उसी का होगा। चलिए, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं डीआरडीओ में सीटों की संख्या काफ़ी कम है और इसमें फॉर्म भरने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, और इसीलिए दोस्तों आपको मेहनत करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन इसमें नहीं होगा, जो मेहनत करेगा सिलेक्शन उसी का होगा। चलिए, जैसा कि प्रेरण मोटर की असामान्य रगड़ ध्वनि डैश डैश को रोका जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उचित और नियमित स्नेहन इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि दोस्तों देखते हैं इसमें इंडक्शन मोटर में असमान रगड़ने की ध्वनि को सही और नियमित स्नेहन करके रोका जा सकता है, और यह आवाज़ बियरिंग के आने पर स्नेहन से समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, एक डीएलई स्टार्टर में कंडक्टर कॉइल का क्या कार्य है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, रनिंग ऑन स्टेट इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों इसमें देखते हैं कंडक्टर सभी स्टार्टर का मुख्य घटक होता है। यह एक प्रकार की ऐसी स्विचिंग युक्ति है जो एक साथ कई परपथों को ऑन या ऑफ कर सकती है। इसे यांत्रिक, वैद्युत यांत्रिक या वैद्युतिक न्यूमेटिक रिले द्वारा प्रचालित किया जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं ये जो है प्रति घंटा जो है 50 से 60 बार प्रचलित किए जाने की इसमें क्षमता होती है। सप्लाई असफल होने पर स्वतः ही ऑफ हो जाने की इसमें क्षमता होती है, तथा ऑपरेटर द्वारा पुनः युक्ति को प्रचालित न किए जाने तक लोड परिपथ को ऑफ रखने की इसमें क्षमता होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जब मोटर प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी आपूर्ति पर चलता है तो आर्मेचर में उपस्थित प्रतिघाती वोल्टता को कम करने के लिए सार्वत्रिक मोटर में डैश कुंडली का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, प्रतिपूरक इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं जब मोटर प्रत्यावर्ती धारा एसी आपूर्ति पर चलता है तो आर्मेचर में उपस्थित प्रतिघाती वोल्टता जो है रिएक्टेंस वोल्टेज को कम करने के लिए सार्वत्रिक मोटर यानी यूनिवर्सल मोटर में प्रतिपूरक कुंडली यानी कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है, और कंपनसेटिंग वाइंडिंग को पोल फेज में रखा जाता है। चलिए, जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं यूनिवर्सल मोटर एक ऐसी मोटर होती है जो एसी और डीसी दोनों पर ऑपरेट होती है, यानी दोनों पर चलती है। इस मोटर का प्रयोग मिक्सर, सिलाई मशीन, इलेक्ट्रिक सेवर आदि में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, एक सर्वात्रिक यानी यूनिवर्सल मोटर की गति भार विशेषताएं डैश डैश मोटर की तरह ही परिवर्तित होती हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, डिस्ट धारा सीरीज यानी डीसी सीरीज मोटर इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं यूनिवर्सल मोटर एक ऐसी मोटर होती है जो एसी और डीसी दोनों पर चल सकती है, और इसकी स्पीड जो है स्पीड और टार्क दोनों उच्च होते हैं। यूनिवर्सल मोटर का उपयोग मिक्सर, इलेक्ट्रिक सेवर, सिलाई मशीन, सेविंग मशीन इत्यादि में होता है। अगला प्रश्न है, सर्वात्रिक मोटर शून्य भार पर डैश डैश पर चलती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, उच्च गति पर चलती है। जो कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर सार्वत्रिक मोटर यानी यूनिवर्सल मोटर शून्य भार पर उच्च गति पर चलती है, क्योंकि इसमें लोड हटाने पर धारा कम होने से फ्लक्स का मान कम हो जाता है, जिससे स्पीड बढ़ जाती है। अगला प्रश्न जाने से पहले इस पॉइंटों को देखते हैं। जैसे कि सर्वात्रिक मोटर जो एक ऐसी मोटर होती है जो कि एसी और डीसी दोनों पर चलती है, जो कि दोस्तों हमने देख लिया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 50 हर्ट्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में 4 पोल अल्टरनेटर की रोटर गति कितनी है। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर इसमें मान रखेंगे तो आपका जो उत्तर आएगा 1500 आरपीएम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं उत्तेजना यानी एक्साइटेशन बदल कर सिंक्रोनस मोटर को विभिन्न पावर फैक्टर पर संचालित किया जाता है। ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर निम्न में से किस पर संचालित करते हैं। राइट आंसर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लीडिंग पावर फैक्टर इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं अति उत्तेजन यानी ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर अग्रगामी शक्ति गुणक यानी लीडिंग पावर फैक्टर पर कार्य करता है और करती है यह, तथा अंडर एक्साइटेड
होने पर लैगिंग पावर फैक्टर पर चलती है और यह मोटर जो है बड़े शक्ति केंद्रों पर शक्ति गुणक संशोधन हेतु प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न आपका दिया है, सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग का क्या कारण है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, लोड में अचानक परिवर्तन इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिंक्रोनस मोटर में लोड अचानक परिवर्तित होने पर इसमें झटका लगता है, परंतु पोल के सिरों पर लगी डैम्पर वाइंडिंग जनरेटिंग मोटरिंग टॉर्क पैदा करके रोटर को फिर संतुलित कर देते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि एक घुर्डी परिवर्तित पर किस प्रकार का आर्मेचर वाइंडिंग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, लैप वाइंडिंग करते हैं। जैसा कि दोस्तों ऐसे आर्मेचर वाइंडिंग जिसमें कॉइलों से जुड़े एक सिरे एक दूसरे पर चढ़े हुए रहते हैं वह लैप वाइंडिंग कहलाती है। जैसे कि लैप वाइंडिंग में पहली कॉइल के एक सिरे को सेगमेंट से जोड़ा जाता है तथा दूसरे सिरे को साथ लगे दूसरे सेगमेंट के साथ जोड़ा जाता है। अगला पॉइंट है, जैसा कि इसमें प्रत्येक कॉइल पीछे की तरफ मुड़कर इससे पहले वाली कॉइल का कुछ भाग ढकती है जो ओवरलैप करता है। अगला प्रश्न, जैसा कि आपको अगला प्रश्न दिया गया, जब मशीन की इनपुट एसी होती है तो और आउटपुट डीसी होती है तो मशीन को डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि रोटरी कन्वर्टर कहते हैं। इसमें हम देख सकते हैं इसका प्रयोग जो है उस अवस्था में किया जाता है जब बड़े पैमाने पर एसी को डीसी में परिवर्तन करना होता है। रोटरी कन्वर्टर जो है तुल्यकालिक मोटर तथा डिस्ट धारा जनरेटर का सम्मिलित रूप है। इसका प्रयोग एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। और दोस्तों हम देखते हैं इसमें डीसी मोटर वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, डीसी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर और जनरेटर का एक समग्र रूप है जिन्हें विद्युत और यंत्रवत तरीके से मशीनों में संयोजित किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मोटर कन्वर्टर सेट इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों हम इसमें देखते हैं जिन्हें विद्युत और यंत्रवत तरीके से एक मशीन से संयोजित किया जाता है, मोटर जनरेटर सेट के प्रकार के आधार पर इनके अलग अलग अभिलक्षण होते हैं। जब मोटर का उपयोग परिवर्तित धारा को नियंत्रित करने में तथा जनरेटर का उपयोग वोल्टेज कंपनसेशन में किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि देख सकते हैं, वे कन्वर्टर जिसमें डीसी जनरेटर और एसी मोटर को यांत्रिक रूप से युग्मित किया जाता है उसे डेड डैश के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मोटर जनरेटर सेट के रूप में जानते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है वो सभी लोगों को पता चल सके कि दोस्तों इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। जो कि दोस्तों आपने यूपी आर्मिनल का एग्ज़ाम दिया ही होगा, यहाँ से काफ़ी प्रश्न मिल रहे होंगे। चलिए, अगर आपने दिया है तो दोस्तों हमने टेलीग्राम चैनल पर जो पीडीएफ डाले हैं वहाँ से मिलान कर सकते हैं आपके कितने प्रश्न यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बने हुए हैं। चलिए, जैसे कि एसी मशीनों में समांतर पथों की संख्या पोल्स की संख्या के बराबर होगी यदि आर्मेचर वाइंडिंग डेड डैश हो। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, लैप वाइंडिंग इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों एसी मशीन में समांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर होती है और यह आर्मेचर लैप वाइंड होती है, जैसे कि वेव वाइंडिंग में हमेशा 2 होती है। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि देख सकते हैं आपका अगला प्रश्न है, पोल अंतराल पिच को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि प्रति पोल आर्मेचर स्लॉट यानी प्रकाश की संख्या इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं पोल पिच बराबर इसका फार्मूला देख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट आर्मेचर और टोटल नंबर ऑफ पोल्स की संख्या, यानी आर्मेचर में स्लॉट की संख्या और पोल्स की संख्या होती है। जैसा कि दोस्तों प्रति पोल आर्मेचर स्लॉट की खांचों की संख्या पोल अंतराल कहते हैं और दूसरे शब्दों में 2 लगातार पोल के बीच त्रिकोणीय विस्थापन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को पोल पिच कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है, जैसे कि संपूर्ण रूप से एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ 2 कुंडली भुजाओं में प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ का डेड डैश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, योग है। चलिए, जैसा कि दोस्तों हम इसमें देखते हैं
संपूर्ण रूप से कुंडली यानी कॉइल में प्रेरित अधिकतम विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ दो कुंडली भुजाओं यानी कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल का योग होता है, जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं। अगला प्रश्न, इसका डायग्राम द्वारा भी आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, जैसा कि सजावट और विज्ञापन के लिए किस प्रकार के लैंप प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार के लैंप का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नियॉन लैंप का प्रयोग करते हैं। यानी दोस्तों लैंप का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दोस्तों सजावट और विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट के लिए नियॉन लैंप का प्रयोग किया जाता है। नियॉन लैंप को कोल्ड कैथोड लैंप भी कहते हैं। इनकी दक्षता जो है 3540 ल्यूमेन प्रति वाट होती है और ये लैंप लाल रंग के यानी रेड कलर का प्रकाश देते हैं। अगला प्रश्न, जैसा कि दाबी ग्लास लैंप की सामान्य अपेक्षिक आयु कितनी होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 200 घंटे होती है। जबकि दोस्तों सोडियम वाष्प लैंप की आयु 3000 घंटे तथा प्रदीप्ति टार ट्यूब की जो आयु है 7500 घंटे तक होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, बाह्य खेलों के लिए उपयुक्त लैंप का प्रकार क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हैलोजन इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि हैलोजन लैंप उद्दीप्त लैंप के परिवार का एक लेटेस्ट मेंबर है और इसकी दक्षता जो है 22 ल्यूमेन प्रति वाट से लेकर 33 ल्यूमेन प्रति वाट तक होती है और हैलोजन लैंप 5 किलोवाट तक रेटिंग के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, लैंप की दक्षता को डेड डेस्क में व्यक्त किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ल्यूमेन प्रति वाट इसका सही उत्तर होगा, जैसा कि देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अप्रत्यक्ष प्रकाश प्रणाली के मामले में डेड डेस्क प्रकाश ऊपर की ओर होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 90% इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि देख सकते हैं, अप्रत्यक्ष प्रकाश प्रणाली में यानी इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम में 90% प्रकाश ऊपर की ओर चला जाता है तथा 10% प्रकाश सतह पर पड़ता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि देख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जैसा कि 250 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई जो है 250 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई वाले लाइट फैन पर सब सर्किट के लिए न्यूनतम एल्युमिनियम कंडक्टर का आकार क्या होना चाहिए? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि 250 वोल्ट ग्रेड और 1/1.4 mm होना चाहिए, जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जबकि आपका अगला प्रश्न है, इंडस्ट्रियल परिवेश के लिए स्वीकार्य अधिकतम बाधा के स्तर को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि दोस्तों IEC 61006 मानक इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, EMC उत्सर्जन आवश्यकताओं के अनुसार यह एक हिस्सा आवासीय, वाणिज्य और हल्के औद्योगिक वातावरण में उपयोग के विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर लागू होता है। इसमें आवृत्ति की जो रेंज होती है 0 हर्ट्ज से लेकर 400 गीगाहर्ट्ज में उत्सर्जन आवश्यकताओं को कवर किया जाता है। अगला प्रश्न, CTS वायरिंग में केबल अच्छी तरह से परिपक्व यानी वेल सीज्ड और सीधी सागौन की लकड़ी पर लगाए जाते हैं, जिसकी मोटाई इनमें से किसमें कम नहीं होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 10 mm इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जैसे कि देख सकते हैं। एक इलेक्ट्रिक आयरन को 2 पिन सॉकेट से बिजली की सप्लाई हो रही है और यदि एलिमेंट का संपर्क इलेक्ट्रिक आयरन की बॉडी से हो जाए तब? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इसका ऊष्मन प्रभाव वही रहेगा। जैसा कि दोस्तों इसमें देख सकते हैं, यदि एलिमेंट का संपर्क इलेक्ट्रिक आयरन बॉडी से हो जाए तो इसका ऊष्मन प्रभाव वही रहेगा। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत वेल्डिंग मशीन में प्रयोग में आने वाले DC जनरेटर की इनमें से किस रूप में जाना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, विभेदक संयुक्त इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों इसमें देख सकते हैं, विद्युत वेल्डिंग मशीन में विभेदक संयुक्त जनरेटर का उपयोग किया जाता है तथा AC वेल्डिंग के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, घरेलू विद्युत ओवन में तापक्रम किससे नियंत्रित होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, थर्मोस्टेट इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है,
विद्युत प्रतिरोध और हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित से बनते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी नाइक्रोम इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों विद्युत प्रतिरोध और हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम के बनते हैं। विद्युत हीटर की कुंडली नाइक्रोम की बनती है। नाइक्रोम जो है निकिल, क्रोमियम और आयरन का बना होता है। अगला प्रश्न आपका, कौन सा उपकरण इलेक्ट्रिक धारा के ऊष्मीय प्रभाव का कार्य करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी टोस्टर इसका सही उत्तर होगा। और दोस्तों एच बराबर आई, ऊष्मा जो होती है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी इसका फार्मूला होता है ऊष्मा का। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, विखंडन द्वारा पैदा की गई ऊष्मा जैसे ही मुक्त होती है उसे जितना हो सके उतनी ही तेज से निकालने के लिए प्रयुक्त वस्तु को क्या कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी रिएक्टर कूलेंट कहते हैं। जैसा कि दोस्तों इसमें देख सकते हैं, विखंडन द्वारा पैदा की गई ऊष्मा जैसे ही मुक्त होती है उसे उतना ही होती है जितना हो सके उतनी ही तेजी से निकालने के लिए प्रयुक्त को रिएक्टेंट कूलेंट कहते हैं। जैसे कि मुख्यतः प्रमुख शीतलक जो है देख सकते हैं D2O यानी भारी जल और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि ऊर्जा संयंत्रों में किस मापदंड की वृद्धि से कार्यक्षमता सीधे रेखा के नियम का पालन करती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी तापमान इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक बिजली संयंत्र की शुरुआती लागत जो है 2 × 10⁸ है। उबार मूल्य यानी स्लेवेज वैल्यू मूल्य जो है 15% और उपयोगी जीवन 25 वर्ष माने तो स्ट्रेट लाइन विधि का उपयोग करते हुए 25 वर्षों के बाद संयंत्र का मूल्य कितना हो जाएगा? दोस्तों इसको हल करना है। हल करने के बाद आपका आंसर जो है 3 × 10⁷ इसका आंसर आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं उबार मूल्य बराबर यहाँ पर इसका मान रखकर आपको आंसर निकाल लेना है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम होती है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, ओवरहेड वितरण लाइनों में केबल का क्या लाभ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में प्रयोग किया जाता है इसका। अगला प्रश्न, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में सबसे सामान्य किस्म का दोष होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सिंगल लाइन भूदोष इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि देख सकते हैं, ओवरहेड लाइन के लिए भारतीय विद्युत नियम 1956 के अध्याय 8 का नियम यानी 74 निम्नलिखित के संबंध में है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सामग्री और सामर्थ्य इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि देख सकते हैं, केबल के इंसुलेशन के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी पानी विलायन क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। जैसा कि दोस्तों इसमें तांबे अथवा एल्युमिनियम के नंगे तारों पर पीवीसी आवरण चढ़ाकर यह केबल तैयार किया जाता है। पीवीसी नमी, जल, अम्ल, वातावरण परिवर्तन अप्रभावित रहने वाला कठोर सिंथेटिक पदार्थ है। अत्यधिक उच्च तापमान पर पीवीसी नर्म हो जाता है और अत्यधिक कम तापमान पर यह पदार्थ भुरभुरा हो जाता है। इसलिए अत्यधिक उच्च एवं अत्यधिक कम तापमानों के अतिरिक्त सभी प्रकार की परिस्थितियों में सभी प्रकार के विद्युत वायरिंग में पीवीसी केबल्स का प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न, कॉपर चालक केबल निम्नलिखित से जोड़ा जा सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सोल्डरिंग इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि दोस्तों इसका प्रयोग जो है तांबा, पीतल, लोहा आदि धातुओं में बड़े आकार के टुकड़ों या मोटे तारों के केबल्स के जोड़ों पर झटका लगाने के लिए किया जाता है। जोड़ों पर जो है टाँका लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, निम्न तनन केबल की वोल्टेज होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 1000 वोल्ट इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, तुल्यकालिक मोटर में मंदन वाइंडिंग का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हंटिंग और स्टार्टिंग बलाघूर्ण उत्पन्न करने के लिए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी दृश्य तुरंत शुरू हो जाता है लेकिन ध्वनि बाद में सुनाई देती है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है।
अगला प्रश्न जानने से पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, जब टीवी स्विच ऑन किया जाता है तो टीवी की स्क्रीन पर दृश्य तुरंत शुरू हो जाता है, उसके बाद ध्वनि देती है। क्योंकि दोस्तों ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड, जबकि प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यतः ये प्रकाश जो है पहले तथा बाद में ध्वनि आती है। अगला प्रश्न, रेडियो संचार में संचार का माध्यम होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए एंटीना इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों इसमें देख सकते हैं, यदि एंटीना की लंबाई रेडियो फ्रिक्वेंसी तरंग की तरंग दर से बहुत कम रखी जाती है तब धारा एलिमेंट कहलाती है। यदि धारा एलिमेंट में एक दोलित्र डाइपोल की भांति कार्य करता है। अगला प्रश्न, टीवी पिक्चरों में गति का दृष्टि भ्रम निम्नलिखित से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि तीनों सही हैं। जैसे कि रेडियो रिसीविंग, रेडियो मॉनिटरिंग और स्मूथ और अविराम पिक्चर के लिए टीवी स्क्रीन दृश्यों का प्रकट होना इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, टेप रिकॉर्डर की ध्वनि में बुदबुदाहट निम्नलिखित के कारण हो सकती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जैसे कि ड्राइविंग बेल्ट ढीली होए और पिंच रोलर स्लिप कर रहा है। चलिए दोस्तों, आज के दोस्तों इतने ही प्रश्न से जो कि हमने कंप्लीट कर लिए, जो कि हमने पूरे टॉपिक इसमें कवर किया है। चाहे तो आप शुरू से इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें दोस्तों। अगर वीडियो पे बने हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, तभी आपके पूरा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा और पूरे टॉपिक को आप इसमें एक जगह समेट कर एक ही वीडियो में देख सकते हैं। चल दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।